नमस्कार और प्रणिपात। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि D SSB के जो PYQ की सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है जीके की, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसका पहला वीडियो आज अपलोड किया गया है। आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि नॉलेज वाली सीरीज़ है। ABC ऑप्शन बता के टिक मार्क करके वो काम फिर रटने वाला हो जाता, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं ताकि आप उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह या वो क्यों चर्चा में है, ये चीज़ें आप अच्छे से नोट कर पाएँ। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना कोई समय गंवाए। एक बात और है, PYQ की रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं एक एक करके उनका डिटेल डिस्कशन वीडियो ऐसे ही यहाँ अपलोड होता रहेगा। जो क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड थे और जिनका हाल फिलहाल से कोई वास्ता नहीं है वो हटा दिए गए हैं मैंने, और जो ऐसा क्वेश्चन था जी कि हाल फिलहाल में भी या वर्तमान में भी उसकी प्रासंगिकता थी तो उसको थोड़ा ऐड ऑन करके एडजस्ट कर दिया मैंने। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय बताना है, थीम बतानी है। पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था ये D SSB के, तो 2024 की जगह उस ईयर का पूछा गया था, तो इसीलिए थोड़ा ऐड ऑन कर दिया मैंने, 24 वाला लगा दिया, क्योंकि पूछेगा तो फिर यहीं पूछेगा। थीम जो है वो हर साल चेंज होती रहती है। इसका आंसर होगा स्वयं व समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अब देख लेते हैं इसकी स्टार्टिंग वगैरह कब से की गई थी। UN जो महासभा है उसके एक संकल्प द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो वो संकल्प 11 दिसंबर 2014 की बात है। ये एक संकल्प द्वारा इसको स्टार्ट करने की घोषणा की गई थी। और पहला जो योग दिवस है वो 2015 में मनाया गया था। योगा फॉर हारमोनी एंड पीस उसकी थीम थी। हर साल एक थीम आती है और ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 तक का आप देख सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की थीम थी। 2024 वाली याद रखनी है आपको, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और ये याद रखना है पहला योग दिवस कब मनाया गया था, तो 2015 याद रखेंगे। और अभी जो 2024 वाला है ये 10वां योग दिवस है, 10th याद रखेंगे। कुछ और डिटेल देख लेते हैं इसकी। ये जो लोगो बनाया गया है इसमें कौन सी चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है, इस बारे में और देख लेते हैं हम। जो फोल्डेड हैंड है, ये जो हाथ बनाए गए हैं, ये डिनोट करते हैं हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी, ये लिखा गया है। और मैन और नेचर को, व्यक्ति और वातावरण को या प्रकृति को भी डिनोट करते हैं। ये वाला जो हाथ जोड़ के ये लोगो दिखाया गया है, फोल्डेड हैंड जो हैं वो हार्मोनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी और मैन एंड नेचर को डिनोट करते हैं। जो ग्रीन लीव्स हैं, ये हरी पत्तियाँ जो हैं वो नेचर को यानी कि प्रकृति को डिनोट करती हैं। और ये जो सूर्य या आभामंडल बनाया गया है इसके चारों तरफ, ये देख सकते हैं आप, ये एनर्जी और इंस्पिरेशन को इंगित करता है। और ये जो ब्राउन लीव्स बनाई गई हैं, भूरे रंग की जो पत्तियाँ बनाई गई हैं, ये अर्थ को यानी कि अपनी पृथ्वी को डिनोट करती हैं। तो 3-4 बातें यहाँ से भी याद रखेंगे, क्योंकि वो ज़माना जो है वो चला गया है कि पहले आसान क्वेश्चन पुटअप करता था। अब कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो थोड़ा डीप नॉलेज टेस्ट करता आपकी, तो लोगों के बारे में भी पूछ सकता है कि ये चीज़ें किस किस चीज़ को डिनोट करती हैं। ये चीज़ें भी मैंने यहाँ पर दिखा दी हैं। फिर 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे। लोगों में हर एक चीज़ किस चीज़ को डिनोट करती है, पहला योग दिवस कब मनाया गया था, और इस वर्ष 2024 वाले की थीम क्या है, ये सारी बातें याद रखेंगे। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी यही याद करा दूंगा मैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और 2024 वाला मनाया गया था वो 10वां था। UN महासभा के द्वारा एक संकल्प द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 11 दिसंबर 2014, और 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में यानी अक्टूबर 2024 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन के
जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके स्थायी सदस्य बताने हैं, परमानेंट मेंबर जो हैं वो बताने हैं आपको। एक बात को ध्यान रखें कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य होते हैं। उनमें 5 सदस्य तो ऐसे हैं जो परमानेंट हैं या जिनको ज़्यादा पावर प्राप्त है, वीटो का अधिकार प्राप्त है, और 10 सदस्य ऐसे हैं जो अस्थायी यानी कि जो परमानेंट नहीं है। 15 टोटल हैं। और यहाँ आपसे परमानेंट मेंबर पूछा गया है, तो यहाँ सी आंसर होगा 5। यदि इन 5 का भी नाम आपसे पूछता है तो यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया, याद रखेंगे आप। यूएस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, चाइना, फ्रांस और रूस। ये 5 सदस्य तो परमानेंट है और इनको वीटो का भी अधिकार है। यदि कोई प्रस्ताव पे कोई एक देश भी सहमत नहीं है तो फिर वो लागू नहीं किया जाता है। 10 मेंबर जो हैं वो अस्थायी आधार पर चुने जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये 2 साल के लिए चुने जाएंगे, 2 ईयर्स के लिए। और इनको जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, भौगोलिक चुनाव के आधार पर या भौगोलिक वितरण के आधार पर चुने जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे जो अलग अलग हमारे महाद्वीप बनाए गए हैं उनके आधार पर चुने जाते हैं। इन 10 में से भी अगर और भी डिटेल पूछ ले आपसे तो 5 मेंबर जो हैं वो एशिया और अफ्रीका से, और 2 मेंबर जो हैं वो जो साउथ अमेरिका से, फिर एक जो मेंबर है वो ईस्टर्न यानी कि पूर्वी यूरोप से, और एक मेंबर जो है, बल्कि दो दो सदस्य और वो पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, याद रखेंगे। 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से सबसे ज़्यादा, टोटल 5 मेंबर। 2 सदस्य हैं वे दक्षिण अमेरिका से, एक सदस्य जो है वो पूर्वी यूरोप से, और 2 सदस्य जो है वो पश्चिमी यूरोप और अदर से, अदर क्षेत्र, याद रखेंगे। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस और रसिया। इनको वीटो का अधिकार भी है। टोटल महासभा के मेंबर पूछे तो 193 में से ये जो 10 सदस्य चुने जाते हैं इसके लिए 2/3, 2/3 जो बहुमत है वो ज़रूरी होता है, यानी 129 सदस्यों की सहमति होगी तो उस सदस्य को चुन लिया जाएगा। जो 10 दावेदार होते हैं चुने जाने के लिए, अगर 2/3 बहुमत उनमें से किसी को मिलता है यानी 193 में से तकरीबन 129 वोट, तो उस सदस्य को 2 साल के लिए फिर चुन लिया जाता है। और जो चुनाव होता है वो महाद्वीपों के या क्षेत्र के हिसाब से चुना जाता है, याद रखेंगे आप। यहाँ क्वेश्चन इतना था कि 5 परमानेंट मेंबर बताइए सिक्योरिटी काउंसिल के। इसका काम क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है इसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। तो यदि आपसे हेडक्वार्टर भी पूछे तो ये न्यूयॉर्क शहर में है, यूएस के में। यूएस का जो न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, उसमें इसका मुख्यालय है। टोटल यूएन के भी पार्ट पूछ ले तो टोटल यूएन के 6 पार्ट माने जाते हैं, उन्हीं में से एक पार्ट ये है। और आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि यूएन डे कब होता है, तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर यूएन डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, उसकी असफलता के बाद, क्योंकि युद्धों को रोक पाने में या उसके पास कोई ऐसी खास पावर नहीं थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है। आगे चलते हैं, इसमें और कुछ डिटेल की बातें देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। ये जो 6 पार्ट मैं बता रहा था यूएन के, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। हर एक देश को एक वोट का अधिकार दिया गया है। ये सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका भी जिक्र कर रहे थे हम। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, ये जनरल असेंबली है, महासभा जिसको बोलते हैं। सेक्रेटरी जनरल, यदि आपसे इसका पूछ ले कि कौन है, महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, ये नाम भी याद रखेंगे। कई बार करंट अफेयर में भी पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम बताइए,
तो एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल के हैं, ये भी याद रखेंगे। ज़्यादातर कामकाज या लागू करने का कामकाज महासभा का ही होता है। कुछ और इसके अंग वगैरह या स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी बनी हुई हैं, आप नाम भी सुनते होंगे। यूएनडीपी है, यूएनएचसीआर है, यूनिसेफ है, यूएनईपी है, ये पर्यावरण की, ये फिर बच्चों से संबंधित। और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जैसे एफएओ, इसका मुख्यालय रोम में है। खाद्य और कृषि संगठन है ये। यूनेस्को, जो समय समय पर रिपोर्ट भी जारी करती है, आप देखते भी होंगे। डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ व्यापार से संबंधित। डब्ल्यूएचओ वो जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ये भी बातें आप याद रखेंगे। तो पूरा डिटेल में बातें बता दी हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ वेदास आर, वेदों की कुल संख्या बताइए। तो जानते भी होंगे, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या जो है वो 4 है। अब इसके बारे में और थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मैं ये ऑप्शन टिक करा के आसानी से इसको 5-7-10 मिनट में ख़त्म कर सकता था, बड़ी बड़ी हेडलाइन बना के कि PYQ, लेकिन डिटेल में नहीं जान पाएंगे तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी, थोड़े समय बाद आप भूल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो वेद हैं वो 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक का फिर अपना अपना सब डिवीज़न किया गया है। जैसे ये सब डिवीज़न दिखाया भी गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, हर एक का सब डिवीज़न किया गया है। और ऋग्वेद में देखें तो 10,552 मंत्र हैं, जो 10 चैप्टर हैं टोटल। यजुर्वेद में 1975 मंत्र और 40 चैप्टर हैं टोटल, सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं। यदि मंत्र की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा है। सामवेद में 1549 मंत्र और 6 चैप्टर, और अथर्ववेद में 5,977 मंत्र और 20 चैप्टर। वेदों के जो संकलनकर्ता माने जाते हैं वो महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और इनको अपौरुषेय माना गया है, मतलब मनुष्य का नहीं बल्कि शाश्वत रचना माना गया है। श्रुति साहित्य के रूप में इनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि इनके हर एक के ये बात भी डिस्कस की जाए कि ऋग्वेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद में क्या बताया गया है, ये हर एक के नीचे लिखा भी हुआ था। और आगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इनके बारे में। ऋग्वेद में जो है वो देवताओं के स्तुति या प्रार्थना संग्रह, या ये देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है। जो देवताओं की प्रार्थना करने के लिए जो मंत्र होते हैं या स्तुति या प्रार्थना संग्रह जिनको बोला जाता है, वे ऋग्वेद में रखे गए हैं। इसमें देवताओं की प्रार्थना स्तुति, मतलब उनको याद करते हैं। देवलोक में उनकी जो पोजीशन स्थिति है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और ये ज़्यादातर जो है वो पद्यात्मक रूप में है, मतलब पोएम्स की फॉर्मेट में लिखा गया है। आगे जो सामवेद है वो मुख्यतः वो गायन, जैसे मंत्र जो हैं वो गाए जा सकते हैं, इस रूप में है। सामवेद का याद रखेंगे, यदि संगीत वगैरह से भी पूछा जाता है तो उसका संबंध सामवेद से लिखेंगे आप। यजुर्वेद जो है उसमें पूजा करने के सूत्र, यज्ञ करने के मंत्र वगैरह, पाठ वगैरह, कर्मकांड वगैरह वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। और जो आखिरी है अथर्ववेद, उसमें उसमें रोग से संबंधित मंत्र वगैरह, जादू वगैरह की कुछ बातें भी दी गई हैं। और आज के समय में जो आयुर्वेद वगैरह या वैदिक मैथ वगैरह है उसमें आजकल आज भी सार्थक रूप से माना जा सकता है। ये बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी भी उनके अकाट्य प्रमाण है या सत्य हैं, अभी भी प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी सार्थक साबित हो रही हैं अथर्ववेद की बातें। तो चारों वेद बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पुराना वेद पूछे अगर सबसे, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास, ये याद रखेंगे आप, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इनको। आगे चलते हैं। अंगुत्तर निकाय निम्न में से किससे संबंधित है?
तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अंगुत्तर निकाय। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं कुछ। बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं, उनके जो उपदेश दिए गए हैं वो अंगुत्तर निकाय में दिए गए हैं। हिंदू हिंदी जो अनुवाद है इसका वो बदंत आनंद कौशल्यायन ने किया था और महाबोधि सभा कलकत्ता में इनको प्रकाशित किया गया था। इसमें जो 16 महाजनपद हैं उनकी भी सूची दी गई है। उस समय जो बड़े बड़े जनपद थे जिनको महाजनपद बोला जाता था, या ये मान सकते हैं उस समय जो बड़े बड़े राज्य थे उनकी सूची भी दी गई है। याद भी होंगे अगर आप इतिहास के छात्र रहे हैं। मगध है, कौशल है, ये सारी बातें उसमें उन महाजनपदों की सूची भी दी गई है। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये सुत्त पिटक के 5 निकायों में से फोर्थ है। सुत्त पिटक में टोटल 5 निकाय हैं, उनमें से चौथा जो है वो अंगुत्तर निकाय है। जैसे हिंदू धर्म में वेदों का स्थान है वैसे ही बौद्ध धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान प्राप्त है। महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उन्होंने इसको कंठस्थ करके याद करके फिर लिखा। फिर वे इनको पेटियों में रख देते थे जिनको पिटारी बोला जाता था। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें 3 पिटक हैं या 3 पेटियां हैं। उनमें विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा जो है वो अभिधम पिटक। एक एक का देखेंगे कि किस में क्या बताया गया है। ये बात 3 पिटक हैं या 3 पेटियां, 3 पिटारी, जो भी आप कहना चाहें। विनय पिटक में जो है वो भिक्षु संघ के नियम बताए गए हैं कि जो भिक्षु बनेंगे, बौद्ध भिक्षु बनेंगे, उनको किन किन नियमों का पालन करना होता है। जैसे बरसात में उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं, बाकी के जो 8 महीने हैं उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं उनके लिए कि कौन से समय में वे अपने किए गए पापों के अपराध की क्षमा मांगेंगे, कौन से समय वो भिक्षा में और घूमने में सारे जगत में जो प्रचार करना है वे कौन, ये बातें भी दी गई हैं कि उनको कौन कौन से नियम मानने चाहिए। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सभी मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं, मेन मेन बातें दी गई हैं। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो भी सुत्त पिटक में दी गई हैं। अभिधम्म पिटक जो है वो मेनली दर्शन से संबंधित मान सकते हैं आप। धर्म और दर्शन से रिलेटेड जो बातें हैं वो इसमें दी गई हैं। और धर्म और दर्शन और उसके जो एक्टिविटी या क्रियाकलापों की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो भी अभिधम्म पिटक में दी गई है। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वेदों में वैसे ही फिर इसमें जो उनकी व्याख्या है या एक्सप्लेनेशन है वो अभिधम्म पिटक में दी गई है। पूछ भी ले तो दर्शन से संबंधित मेनली मान सकते हैं। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और उसके जो मुख्य सिद्धांत है वो सुत्त पिटक में, ये दर्शन से संबंधित मुख्य है। और विनय पिटक में भिक्षु संघ के जो नियम वगैरह हैं वो दिए गए हैं। और अंगुत्तर निकाय इस सुत्त पिटक के 5 जो निकाय हैं टोटल, इसमें 5 जो पार्ट हैं उनमें से फोर्थ है अंगुत्तर निकाय। आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आप ध्यान रखेंगे, यदि इसकी ब्रांचेज या शाखाएं पूछ ले बौद्ध धर्म की, तो हीनयान, दूसरी महायान और फिर वज्रयान, 3 शाखाएं या ब्रांचेस बोल सकते हैं आप। एक और नाम है हीनयान का, थेरवाद, यानी जो पुराने पैटर्न या परिपाटी या नियमों को मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिसमें ऐतिहासिक बुद्ध की प्रधानता है, वो हीनयान या थेरवाद या पुराना जो मान्यता वाला है वो हीनयान है। महायान में बुद्ध केवल अब इतिहास से रिलेटेड आदमी नहीं रह गए थे, बल्कि परलौकिक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई थी, उनकी व्याख्या की गई थी, उनके जैसा बनने की आकांक्षा की गई थी। और इसमें पूजा पाठ किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। और वज्रयान जो है वो तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये देखेंगे तो आप श्रीलंका बर्मा में फैल गया। महायान देखेंगे आप चीन, जापान, कोरिया के क्षेत्र में ज़्यादा फैल गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में? तो ये राष्ट्रपति द्वारा यानी कि प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो डी आंसर होगा इसका। राज्यसभा आप जानते भी हैं स्थायी सदन है और इसके जो सदस्य हैं
हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। और संविधान की जो अनुसूची है 4, उसमें राज्य और यूटी को जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है उसके बारे में दिया गया है। अनुसूची 4 याद रखेंगे आप। मैक्सिमम जो नंबर है मेंबर हैं राज्यसभा के वो 250 निश्चित किए गए हैं। आगे और भविष्य में जब जनगणना के हिसाब से बढ़ोतरी होने की संभावना। इनमें से 238 जो सदस्य हैं वो तो स्टेट और यूटी से हैं, ये याद रखेंगे। और 12 ये सदस्य अभी जिक्र कर रहे थे, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये विज्ञान, साहित्य या कला में बहुत ही उच्च पद सुशोभित, या ये मान सकते हैं बहुत ही पॉपुलर जो लोग होते हैं, मान्यता या गणमान्य लोग जो होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। 238 सदस्य स्टेट और यूटी से, 250 में से यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 55। 55 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के चुनाव से या इलेक्शन से रिलेटेड है। और जो ऑप्शन है उनका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 23 आर्टिकल जो 23 है उसमें मानव की तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाने की बातें वो 23 आर्टिकल में है। अनुच्छेद जो है 45, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अनुच्छेद 45, इसमें लिखा गया था कि पहले की बातें बता देता हूँ। इसमें क्या था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था की, या मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बातें की गई थी इसमें। लेकिन फिर इसके जो लक्ष्य हैं उसको हासिल नहीं किया जा सका और शिक्षा पर और बल देने की बात हुई। तो 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था, उसमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को थोड़ा बदल दिया गया। और जो प्रारंभिक शिक्षा है जो उसको अनुच्छेद 21A के तहत अब मूल अधिकार बना दिया गया था। याद रखेंगे, पहले 6 से 14 वर्ष की बच्चों की शिक्षा की बात थी इसमें। फिर 86वां जो संशोधन है 2002 में वो किया गया, और शिक्षा का जो अधिकार है प्रारंभिक शिक्षा का वो मूल अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21A में। अब 45 की जो विषय वस्तु है उसमें शामिल है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा है उसकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। याद रखेंगे आप। अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति और सुरक्षा बनाए रखनी चाहिए, दूसरे देशों के साथ सम्मानजनक रिश्ते कायम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं उनका सम्मान करने का प्रयास किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का ही पार्ट है ये भी। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ और अनुच्छेद भी देख लेते हैं ताकि एक ही जगह पर सारा कुछ कवर हो जाए आपका। जो आर्टिकल 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 53 बोलता है कि कार्यपालिका का जो मुख्य प्रधान है वो राष्ट्रपति को माना जाएगा। 54 में उनके निर्वाचन से संबंधित बातें हैं। 55 में उनका जो इलेक्शन का भी आर्टिकल आपने पढ़ा था उसके बारे में कि कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो दे रखा है। 56 में उसका कार्यकाल दिया गया है। और 57 में दोबारा रीअपॉइंटमेंट के बारे में बातें दी गई हैं। 58 में क्वालिफिकेशन या योग्यता के बारे में बातें हैं। 59 में कंडीशन या दशाएं या शर्तों के बारे में बातें हैं। आर्टिकल 60 वो शपथ के बारे में बताता है। और 61 वो महाभियोग जिससे उसको हटाया जा सकता है उससे संबंधित बातें दी गई हैं। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद हैं, याद रखेंगे। ट्रिक भी बना सकते हैं कि पकानी को का दुयो दशम, हर एक का पहला पहला वर्ड उठा लिया गया है और एक ट्रिक बना दी गई है ताकि आप याद रख सकें।
पेपर में एक सेपरेट आर्टिकल उठा के पूछेगा, सारी डिटेल वगैरह नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है यहाँ पे। वन डे एग्ज़ाम है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल पूछने की संभावना कम रहेगी। आगे चलते हैं। फिर भी मैंने वो डिटेल पार्ट भी बता दिया है ताकि आप कहीं उलझे ना, फंसे ना। ये नीति निर्देशक तत्वों का एक और चित्र दिया गया था एनसीईआरटी में, वो दिया गया है। मेनली एक बात याद रखेंगे आप, मूल अधिकार और यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक खास डिफरेंस ये है कि इन नीति निर्देशक तत्वों के लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आप रेफर नहीं कर सकते यदि किसी नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन हो रहा है या उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मूल अधिकारों के लिए आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। मेजर डिफरेंस है, ये बातें याद रखेंगे। ये सारे दिए गए हैं, इसमें महिलाओं को, पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, आर्थिक शोषण का विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शांति का भी जिक्र कर रहे थे हम, आर्टिकल 51, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन या गठन आर्टिकल 40। याद रखेंगे, मेन याद रख लें, सारे याद न रह पाए तो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये मूल अधिकार हैं, ये जरूर अच्छे से याद करें कि समानता का 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 32 में लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसको इन मूल अधिकारों की आत्मा भी बोला जाता है कई बार। ध्यान से देख लें एक बार। और जो ये पूछ सकता है कि ये बातें कहाँ, जैसे अभी आपने आर्टिकल 23 की बात ऊपर पढ़ी थी, उसमें था ये एक ऑप्शन, ये भी था, वो मैंने आपको बताया था। आगे क्वेश्चन है, कार्बी आंगलोंग का जो पठार है वो कौन से क्षेत्र या कौन से राज्य में स्थित है। यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, वो याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा असम। आगे चलते हैं, इसका थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं। ये है, ये देखिए आप, ये जो डिनोट किया गया है कार्बी आंगलोंग का पठार, ये असम का इलाका है सारा। ये मेघालय का क्षेत्र है। और पीछे एक चर्चा में जिला रहा था रई भोई डिस्ट्रिक्ट, वो पूछ ले अगर आपसे तो वो मेघालय में है। और कार्बी आंगलोंग पूछे तो ये असम लिखेंगे आप। एक तरीका और हो सकता है किसी चीज़ की लोकेशन, यदि कोई नाम आप सुन रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे आप गूगल मैप पे लोकेशन फिल करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसा ये देखिए, इसमें भी कर सकते हैं आप। यदि कार्बी आंगलोंग का पठार आपको देखना हो तो इस तरह से भी सर्च कर सकते हैं, फिर आपको उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी, आसपास के जो चीज़ें हैं वे भी पता चल जाएगी। इसके आसपास जो नेशनल पार्क और रिजर्व हैं, ये वाला जो है वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। चलिए, तो असम आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं। देवप्रयाग किस शहर का एक नगर है। तो आंसर होगा इसका उत्तराखंड। 5 प्रयाग हैं, जानते भी होंगे आप, बहुत ही धार्मिक और मनोहर दृश्य आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। ये तीर्थ स्थल है एक उत्तराखंड में, और जो इसका ज़िला है, जिस ज़िले में ये पड़ता है, वो टिहरी गढ़वाल ज़िला है, ये भी याद रखेंगे। टोटल 5 प्रयाग हैं, उन्हीं में से ये एक है देवप्रयाग। 5 प्रयाग। और यदि बात करूँ, प्रयाग किसके कहते हैं कि नदियों का जो संगम का या मिलने का जो स्थान होता है उसको प्रयाग बोला जाता है। और इन पाँचों में अगर मैं बात करूँ, अगर उनका घटते हुए प्रवाह के जल की तरह, जैसे कोई बड़ी नदी का एक तो लंबाई होती है, एक प्रवाह होता है कि कितने वाइड एरिया में उसका पानी बहता है, या बहने वाला क्षेत्र जो बोला जाता है।
तो घटते प्रवाह के क्रम में अगर मैं देखूं तो विष्णु प्रयाग पहला, दूसरे नंबर पे नंद प्रयाग, तीसरे नंबर पे कर्ण प्रयाग, फोर्थ नंबर पे रुद्र प्रयाग और फिफ्थ नंबर पे फिर देव प्रयाग। ये वाला जिसका क्वेश्चन था वो घटते हुए प्रवाह के क्रम में देखें, यदि आप पहले सबसे बड़ा फिर छोटा ऐसे देखें तो विष्णु प्रयाग सबसे पहले, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। 5 प्रयाग हैं, याद भी रखेंगे। कोई कोड भी बना सकते हैं, जैसे वी पहले आ रहा है, फिर एन यानी कि नंद, फिर कर्ण यानी कि के, फिर रुद्र यानी कि आर और फिर डी यानी कि देव प्रयाग, VNKRD। ऐसा कोई ट्रिक भी बना सकते हैं ताकि आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहे। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, अब पंचवर्षीय योजना को अब नई डैश वर्ष की कार्य योजना से बदल दिया गया है। 5 ईयर प्लान जो है वो पहले चलते थे, आपको याद भी होगा। स्वतंत्रता के बाद 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे और जाके 2017 तक चले थे, जब तक नीति आयोग का गठन नहीं किया गया था। तो पंचवर्षीय योजना का जो कामकाज है वो योजना आयोग देखता था। उसके बाद 2015 में जब नीति आयोग की स्थापना हुई है, उसके बाद से फिर नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है, उसको रिप्लेस कर दिया है। और नीति आयोग जब से बना है तो उसमें जो कार्य योजना है या एक्शन प्लान है वो कुछ इस तरह से बांटा गया है। एक तो 3 वर्ष का एजेंडा, दूसरा बना रखा है 7 ईयर का जो मीडियम टर्म की जो स्ट्रेटजिक पेपर है या रणनीति पेपर है वो 7 ईयर का, और एक 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट। तो 3 तरह की कार्य योजना है इसमें। 3 वर्ष का जो है वो एजेंडा याद रखेंगे, 7 वर्ष में मीडियम टर्म का जो रणनीति पेपर है वो, और 15 वर्ष का इसमें बनाया गया है कि लॉन्ग टर्म में आप क्या देखना चाहते हैं। तो विजन डॉक्यूमेंट कि 15 वर्ष में इतनी प्रगति हो जानी चाहिए। तो 3 दस्तावेज है मेनली। और पंचवर्षीय योजना के इसमें से यदि ऑप्शन देखूं तो एक ऑप्शन दिया गया है 3, 7 और 15 में से। तो 5 ईयर प्लान की जगह न्यू एक्शन प्लान को फिर 3 वर्ष से फिर बदल दिया गया। ये 2017 तक आपकी लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना होती है। और इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO आपसे पूछे तो वो हैं VR सुब्रमण्यम। याद रखेंगे VR सुब्रमण्यम इसके जो हैं वो CEO है। और नीति आयोग का यदि आपसे पदेन अध्यक्ष पूछे तो वो होते हैं भारत के PM। यदि फुल फॉर्म भी पूछ सकता आपसे कि नीति आयोग की फुल फॉर्म बताइए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग याद रखेंगे आप। भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ मिल्क हैज़ मोर नूरिशमेंट, किस प्रकार के दूध में पोषण ज़्यादा होता है। तो आंसर होगा पाश्चुरीकरण दूध या मिल्क। इसके बारे में क्या क्या टेक्निक है, ये कैसे कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। ये कुछ बातें इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि जो इसको आविष्कार करता है या बनाने वाले हैं वो फ्रांस के एक माइक्रो बायोलॉजिस्ट थे, लुई पास्चर। उन्हीं के नाम पे फिर पाश्चुरीकरण नाम दिया गया था। बैक्टीरिया और रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए, लंबे समय तक इसको रखने के लिए ये विधि बनाई गई थी। फ्रांस के थे ये।
और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणु खत्म कर देते हैं तो फिर लंबे समय तक बना रहता है। जैसे आप थैलियाँ देखते हैं आजकल अमूल की या मदर डेयरी की, वो पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन मिल्क होता है। 4 प्रकार के कॉमन मेथड हैं पाश्चुरीकरण करने के, वो देख लेते हैं क्या क्या है। इतने डीप में नहीं बताया जाता कहीं पे, लेकिन जो एनसीईआरटी आप उठाएंगे वहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, जो साइंस की एनसीईआरटी है उसमें ये भी बताया गया है कि कितने डिग्री पर कितने सेकंड तक उसको उबाला जाता है। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाने की संभावना होती है, तो थोड़ा टाइम देंगे। पहला मेथड है लो टेम्परेचर एंड लॉन्ग टाइम, LTLT, यानी कम तापमान पर लंबे समय तक उसको उबाला जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको 30 मिनट तक उबालते हैं। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड है हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, HTST, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक उसको उबाला जाता है। एकदम ज़्यादा टेम्परेचर करके और फिर एकदम से ठंडा करने की विधियाँ होती हैं। हर एक का टेम्परेचर अलग अलग है। अल्ट्रा पास्चुराइजेशन जो है UP, वो 138 डिग्री सेल्सियस पर 2 सेकंड के लिए। और अल्ट्रा हीट जो ट्रीटमेंट है 140 डिग्री सेल्सियस 1 से 4 सेकंड के लिए। 4 मेथड हैं, LTLT, HTST, UP और UHT। हर एक का टेम्परेचर और टाइमिंग अलग अलग है, तो थोड़ा गौर से करें आप। इसमें पूछा गया कौन सा विटामिन जो है वो दांतों की सुरक्षा करता है। मेनली विच विटामिन प्रोटेक्ट्स टीथ, तो आंसर होगा विटामिन D। हड्डियों के लिए और दांतों के लिए ज़रूरी विटामिन D है, और इसका यदि रासायनिक नाम भी पूछे तो वो होगा कैल्सीफेरोल। सूर्य का जो प्रकाश है वो इसका बहुत अच्छा स्रोत है, और इसका जो स्राव है वो शरीर की कोशिकाओं द्वारा उस टाइम पे किया जाता है जब सूर्य के प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो त्वचा पर, आपकी त्वचा पर पड़ती हैं, और विटामिन D के जो संश्लेषण को है प्रेरित करती है। कुछ और विटामिन जिनके नाम दिए गए हैं, एक चार्ट देख लेते हैं ताकि सभी विटामिन यहीं कवर हो जाएं आपके। विटामिन A, B, C, D, E और K, हर एक का फिर अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बी को B1, B2, B4, B10, B12 में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी का मेनली एक ही एक नाम है। विटामिन A जो है वो रेटिनॉल जिसका रासायनिक नाम है। और यदि इसकी सोर्सेज की बात करूँ तो अंडा है, दूध है, लिवर ऑयल है, गेहूँ है, यीस्ट है, दूध सब्जी इनमें होता है। और इसकी यदि कमी से होने वाले जो रोग की बात करूँ, डिजीज़ की बात करूँ, तो रतौंधी है, डर्मेटोसिस है, ये याद रखेंगे आप। आँखों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो विटामिन A की कमी से होने की संभावना रहती है। विटामिन B जो है उसके जो सोर्सेज की बात करें तो गेहूँ है, यीस्ट है, अंडे का जो बीज का पीला भाग है, दूध, हरी सब्जियाँ और मक्का है, ये विटामिन B के सोर्स हैं। और B1 थायमिन बोला जाता है, B2 राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B4 को निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं, B10 जो है फोलिक अम्ल होता है, और B12 जो काफ़ी चर्चा में रहता है उसको साइनोकोबाल्मिन बोला जाता है। और विटामिन B की कमी से जैसे बेरी बेरी है, आपकी त्वचा सूखना, एनीमिया, या आपकी जो मेरुदंड है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर जो विटामिन C है जिसको एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका, मेन रूप से खट्टे पदार्थ जैसे नींबू वगैरह में, हरी सब्जी में, सलाद में। और इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, सी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना वगैरह। D जो है कैल्सीफोरल, डिस्कस कर चुके हैं, रिकेटस हो जाता है जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं। विटामिन E टोकोफेरोल है, ये मेनली प्रजनन शक्ति में यूज किया जाता है। और विटामिन K जो रक्त का धक्का बनाने में यूज होता है, विटामिन K। अब एक बात और है, कौन कौन से ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं, सोल्यूबल हैं, तो B और C वाटर में, A, D, E और K
ये वसा में घुलनशील है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, IAU खगोलीय अनुसंधान को बढ़ावा देता है, तो इस IAU का फुल फॉर्म बताइए। तो आंसर हो जाएगा द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये आंसर रहेगा इसका ए, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसके बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं कि इसकी कब कब स्थापना हुई थी। 28 जुलाई 1919 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है इसका। और जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इंक्लूडिंग रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और डेवलपमेंट। अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देती है खगोलीय क्षेत्र में मेनली। और यदि कोई नई वस्तु ब्रह्मांड में पाई जाती है तो उसका जो ये नाम देता है वही नाम फिर उसका मान्य होता है। यदि टोटल मेंबर देखे जाएं तो 92 है, कुछ संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, क्या इंडिया इसका मेंबर है या मेंबरशिप है, तो यस बोलेंगे आप। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या इंडिया मेंबर है, तो यस। टोटल 92। स्थापना 28 जुलाई 1919। खगोलीय क्षेत्र में अनुसंधान और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए IAU। ये खुद फिर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की सदस्य मानी जाती है। आगे चलते हैं। एडीज पूछा गया है, डैश की प्रजाति है, तो ये मच्छर की प्रजाति है, काफ़ी पॉपुलर है। देखते हैं कैसे कैसे। एडीज मच्छर जो है वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। यदि जीवन चक्र देखें तो पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, ये एग, फिर लार्वा, प्यूपा, उसके बाद एडल्ट, यानी पूरे मच्छर का जो है वो वयस्क मच्छर बन जाता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, इनका टाइम पीरियड वगैरह भी दिया गया है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए आप। पानी में जो मादा मच्छर है वो अंडे देती है, फिर उनसे लार्वा, प्यूपा और फिर एडल्ट मच्छर। जो बीमारी है ये फैलाता है मेनली डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जो बुखार होता है वो भी इसी से होता है। और मायरो भी हो जाता है। पीत जवर जो बोला जाता है वो, उसका भी ये वाहक है। उत्पत्ति इसकी होती है अफ्रीका महाद्वीप में। और डेंगू, चिकनगुनिया काफ़ी खतरनाक बीमारी है। आजकल जो मुहिम चल रही है अफ्रीका देशों में, वो मलेरिया को समाप्ति की तरफ ले जाने की चली हुई हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। पाब्लो पिकासो डैश के महानतम कलाकारों में से एक थे, तो आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के महान चित्रकारों और कलाकारों में इनका नाम आता है, तो सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ। एक पेंटिंग जो है इनकी वो बहुत ही, वैसे तो कई पेंटिंग पॉपुलर हुई थी जो, लेकिन कुछ सालों पहले ही जो 1955 में एक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग थी मेनली, और रिकॉर्ड 18 करोड़ डॉलर में बेची गई थी। ये स्पेनिश चित्रकार थे और मूर्तिकार और लेखक भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनका वयस्क जीवन है वो फ्रांस में बीता था। और एक बात और याद रखेंगे, जो क्यूबिक आंदोलन है उसकी स्थापना के लिए भी ये उत्तरदायी रहे हैं। और इस आंदोलन से क्या हुआ था, यूरोप में जो चित्रकला और मूर्तिकला की जो सिचुएशन है या कंडीशन है उसमें काफ़ी बदलाव आया था। ये दो चार बातें याद रखेंगे पाब्लो पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनील दास, अमर्त्य शेरगिल और नंदलाल बोस हैं, तो ये सब चित्रकारों के नाम हैं, भारतीय चित्रकार हैं ये। यदि अमर्त्य शेरगिल की बात करूँ तो आधुनिक कला में अग्रणी हैं। नंदलाल बोस जो हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं।
विश्व में यदि और चित्रकारों की बात करें तो जैसे लियोनार्डो दा विंची हैं, पिकासो थे, माइकल एंजेलो हैं, राफेल है, मोनेट हैं। भारत के यदि और चित्रकारों की बात की जाए तो नीरज गोस्वामी हैं, एस राजा हैं, एम हुसैन हैं, सुरेश चौधरी हैं, और राम कुमार का भी नाम काफ़ी है, हुसैन भी, राम कुमार, कुछ भारतीय चित्रकारों के नाम हैं, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो आंसर होगा क्रिकेट। बहुत ही पॉपुलर प्रतियोगिता है क्रिकेट की, और जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट है उससे संबंधित है ये ट्रॉफी होती है रणजी की। यदि बैकग्राउंड या हिस्ट्री की बात करूं तो पहले टेस्ट क्रिकेटर थे भारत के जो माने जाते हैं रणजीत सिंह, उनके नाम पर इसको शुरू किया गया था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की श्रृंखला है। और यदि विजेता की बात करूं तो 2023-24 का जो सेशन था उसमें मुंबई जीती थी, और रिकॉर्ड 42वीं बार। अभी जो 24-25 का सेशन है वो चल रहा है अभी करंट में। तो क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? लास्ट क्वेश्चन है ये। 1 जुलाई को क्या दिवस है जो मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे होता है 1 जुलाई को। अन्य दिवस हैं जो उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट का देख लेते हैं पूरा। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1 जुलाई 1949, याद रखेंगे। इंडियन, ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI की फुल फॉर्म है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो यदि इसके कार्यों की बात करूँ तो जो CA की परीक्षा है वो कंडक्ट कराने का काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। अभी 2024 में 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था। जो 75वीं वर्षगांठ थी उस पर कई कार्यक्रम भी हुए थे पिछले वर्ष। और इसका जो मोटो है वो है एसु सुप्तेसु जागृति, कठोपनिषद से लिया गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। और इसकी जो, यदि इसकी हिंदी में बनाऊँ तो एक ऐसा व्यक्ति जो उन लोगों को जगाता है जो सोए हुए हैं, उनको जागृत करने का काम करता है। तो एसी एसु सुप्तेसु जागृति। और जो पिछले जो दिवस हैं उनकी ओर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी, जो ऑप्शन में और दिए गए थे। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे जो है ये वाला, ये 1 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। और एक बात और याद रखेंगे, भारत जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है, तकरीबन 22% विश्व का जो दुग्ध उत्पादन है वो भारत द्वारा किया जाता है, विश्व के अग्रणी देशों में है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया 1 जुलाई को, जैसा कि आंसर था इसका। लेबर डे जो है वो 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर डे होता है। यदि भारत में बात करूँ तो 1923 में शुरुआत हुई थी वर्कर डे की, और चेन्नई से। एक बात और ध्यान रखेंगे, मिल्क डे जो है वो FAO यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है जिसका मुख्यालय रोम में है, उसके द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस पे भी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। कोई यदि गलती भी रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोशिश की है कि 17 या एक टेस्ट पेपर आगे करंट का जो पूरा एक वीडियो में डाल दूंगा जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, लेकिन एक टेस्ट पेपर का इतना डिटेल डिस्कशन का वीडियो मेरे हिसाब में किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। वहाँ 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में निपटा के, और वो चीज़ें फिर ये भी लगता है कि बहुत जल्दी हो गया मेरा तो, लेकिन डिटेल में नहीं जा पाते क्योंकि D++ का ये है, ज़रूरी नहीं है कि इस साल ये पूछा है
तो अगले साल कोई और उसी से रिलेटेड पूछ सकता, तो वो सारी बातें बतानी ज़रूरी थी, बेशक उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए। तो एक एक करके ऐसे ही और सीरीज आती रहेंगी जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे। धन्यवाद।